यादों का सिलसिला। सभी सुनने वालों का स्वागत है यादों का सिलसिला इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम आपसे मिलवाने वाले हैं जाने माने लेखक और वॉइस ओवर कलाकार हरीश भीमाणी से। आइए सुनते हैं मशहूर लेखक और वॉइस ओवर कलाकार हरीश भीमाणी से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। हम स्वागत करते हैं हरीश भीमाणी जी का। नमस्कार, स्वागत है सर। नमस्कार दोस्तों, समय के पर्यायवाची बन चुके श्री हरीश भीमाणी जी की जानकारी परक ये रोचक बातचीत का सिलसिला चल रहा है। बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने बताया समय क्या है, समय महाभारत से पहले भी था, बाद में भी है, क्या समय ठहर सकता है, संघर्ष से सीखना क्या होता है। जी हाँ, महाभारत में कहा गया ये वाक्य, मैं समय हूं, किस तरह से मील का पत्थर बन गया, कैसे इसकी रिकॉर्डिंग होती थी। ऐसा लगता है कि हरीश जी की सब बातें अपने आप में सबक हैं। तो श्रोताओं, चलते हैं समय के साथ और समय से परे भी चलते हैं और ये यात्रा तय करेंगे हरीश भीमाणी जी के साथ। शुरू करें? जी। हुआ यूं कि देखिए, समय की रिकॉर्डिंग हमेशा आखिर में होती थी। अच्छा। हमेशा। क्योंकि सारा एडिट हो जाता, कहाँ जगह है, तब वो राही साहब लिखते और उनका लिखा हुआ मुझे मिलती स्क्रिप्ट। कोई टाइपिंग वाइपिंग कुछ नहीं होती। अच्छा, हाथ से लिखे हुए स्क्रिप्ट? हाँ, ऐसे ही बिल्कुल। जाओ जल्दी बुलाओ उनको, यहाँ जाओ, शुरू। वो हुआ, उसके ऊपर चिपकाया, मतलब क्या कहते हैं, एडिटेड वीडियो पर, और ब्रॉडकास्ट टेप लेकर बंदा दिल्ली जाता। इसलिए उसमें एक शर्त हुआ करती थी, मालूम है क्या? कि ये है स्क्रिप्ट, चलिए रिकॉर्ड कीजिए, रीटेक नहीं। अच्छा। नो रीटेक्स। रीटेक किया तो शुरुआत से फिर कहा ना, एडिटिंग करने का समय है। और देखिए, ये मैग्नेटिक पर होता था, मैग्नेटिक टेप, यानी एडिटिंग करो तो जनरेशन डाउन हो जाएगी। तो अगर आप इसमें स्पेस निकालनी है, कुछ करना है, तो 2 ट्रांसफर हो जाते हैं। जी। तो 2 जनरेशन डाउन हो जाते हैं। तो कहा वो नहीं होगा। कितनी बारीकी से चीजों को देखा जाता था। ओहो। तो फर्स्ट एपिसोड के लिए मुझे बुलाया गया, चौथी बार, तो मैंने देखा मैदान खाली है आज। अच्छा, कोई नहीं था? कोई नहीं था, रिकॉर्डिस्ट था सिर्फ। जी। तो रिकॉर्डिस्ट ने कहा कि राही साहब ने बोला है, पहले वो सुन लो। मैंने कहा यार, मुझे पता है, मुझे जाना था दूसरी रिकॉर्डिंग्स पे। मैंने कहा पता है, मैंने ये तो किया है, चलो मैं करता हूँ। और पहला एपिसोड आज भी आप देखें अगर, 3 मिनट 40 सेकंड जी सिर्फ समय है। जी। सारे एपिसोड में। तो मुझे बताता गया, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी थी, बहुत अच्छी। हो क्या स्क्रिप्ट लिखी थी। तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं सिर्फ शब्दों की भावना को उजागर कर रहा था और कुछ नहीं। उसने मुझे कहा, स्लो, ये वैसे नहीं है जैसे तुम किया था। मैंने कहा ठीक है, नहीं है ना। तो क्या आपने जानबूझ के थोड़ा फास्ट किया? नहीं, फास्ट नहीं, मैंने थोड़ा अपने आप को रखा। अच्छा। समय थोड़ा कम, मैं थोड़ा ज्यादा। और क्या कहूं, उसमें मुझे सिंसेरिटी और लगी। अच्छा। मतलब मैंने कर दिया। मुझे याद है, मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। ये महाभारत भरतवंश की सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। ये सारे पॉजेज वॉजेज सब जा रहे हैं, और सारा ऐसा किया। तो उसने कहा, देखो तुम एक गलत कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, और सच में मुझे अच्छा लगा था जी। मैं किया, वो तो चला गया। वो क्या करता है, अपना रिकॉर्डिस्ट जी। उसने एडिटर को दिया, एडिटर ने लगाया और चला गया। ब्रॉडकास्ट हुआ जी। मैंने तो देखा भी नहीं था। मुझे पता नहीं था ये कितनी बड़ी चीज हो रही है। 12 एपिसोड तक तो मैंने महाभारत सीरियल ही नहीं देखा था। अच्छा। क्योंकि 9 बजे सुबह कौन उठे रविवार को। सच में, मतलब मुझे कहते हुए जरा शर्म महसूस होती है, लेकिन मैं बहुत बहुत काम करता था। एक दिन मिलता था और रविवार को थोड़ी देर से उठते थे। जी। दूसरे एपिसोड के लिए फोन आया, रिकॉर्डिंग में पहुंचा। तो रिकॉर्डिस्ट ने कहा, मैंने कहा स्क्रिप्ट देते हैं, पहले राही साहब को फोन करो। जी। मैंने कहा स्क्रिप्ट नहीं, राही साहब को फोन करो। तो उन्होंने प्यार से डांट पिलाई मुझे। अच्छा। कहा, बेटे जो तय हुआ था वो रफ्तार नहीं रखी।
मैंने कहा हाँ सर वो ज्यादा स्लो, वो स्लो फास्ट नहीं, जो तय हुआ था, या हम आए वहां रिकॉर्डिंग का। मैंने कहा नहीं सर मैं करता हूं, मैं सॉरी, मैं माजरत क्षमा चाहता हूं। मतलब ही वाज क्वाइट एंग्री, मगर दिखाया नहीं जी, मगर डांट जरूर पिलाई, समझा दिया। तो मैंने, आप देखेंगे दूसरे एपिसोड से शुरू हुआ है, मैं समय हूं। और मैं कहना ये चाहता हूं कि मेरा निर्णय गलत था। जहां तक लोगों का सवाल है, अवाम का सवाल है, वो गलत था मेरा। तो आज भी जब मुझे डॉक्यूमेंट्री या ऐसा करना होता है ना, मैं महाभारत का पहला एपिसोड देखता हूं कि वो मैं हूं, वो उसमें वो मैं समय हूं, वो समय नहीं आ रहा है। तो तब से ये अंदाज उसका रहा। बहुत ही क्या कहना चाहिए कि रसप्रद बात, खास जैसे आपने बीच में कहा कि एक एक छोटी चीज का कितना ध्यान रखा जाता। देखिए उन्होंने वॉइस को चूज कर लिया है, अब जाके करो, हाँ जरा थोड़ा स्लो, थोड़ा इस तरह से होता है। नहीं, यहां तो 3 दिग्गज पंडित वो कहते हैं कि नहीं, पहले हम तय करेंगे कि ये समय कैसा होगा। सो पिच, पेस और टोन, ये तय करने के लिए 3 सेशंस हुए। कौन करता है? और उसके पहले उन्होंने सुना सब कुछ, वो और तब आपको बुलाया। लेकिन हरीश जी, हमें लगता है कि ये हो गई समय की बात, उस यात्रा की बात, उसके पाने की बात, आपकी मेहनत की बात। तो हरीश जी हमारे साथ हों और मैं समय की यात्रा की बात हो जाए और वो संवाद ना हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। श्रोता भी हमारे चाह रहे होंगे कि एक बार सामने से ये हो जाए। जी, मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। ये महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। ये कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। ये कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। ये कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और ये कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते हुए देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है, इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन का सत्य काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, ये महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं, क्योंकि मैं समय हूं। क्या बात है। जब आपका ये एक ध्येय वाक्य सा है कि काम जो है वो इबादत है, तो जाहिर है कि जब ऐसे लोग कुछ भी बोलते हैं अपने काम के बारे में, तो वो मंत्र बन जाता है। और हमें लगता है कि जो इस विधा में जाना चाहते हैं उसको अगर ले लें तो सफलता मिल ही जाएगी। तो हम इस पर बात करेंगे। उसके पहले हरीश जी अगर एक गीत सुन लें तो अच्छा रहेगा। हाँ जी, क्यों नहीं। ये समय तो बहुत पुराना है जी, आज का भी तो समय है। तो आज के समय का एक गीत हो जाए, पानी दा रंग वेख के। क्या बात है। पानी दा रंग वेख के, पानी दा रंग वेख के, पानी दा रंग वेख के, अखियां जो अंजूर उड़ दे, अखियां जो अंजूर उड़ दे। माहिया ना आया मेरा, माहिया ना आया, माहिया ना आया मेरा, माहिया ना आया, रांझड़ा ना आया मेरा, माहिया ना आया, माहिया ना आया मेरा, रांझड़ा ना आया। अखां दा
अखियां जो अंजूर उड़ दे, अखियां जो अंजूर उड़ दे, अखियां जो अंजूर उड़ दे। कमली हो गई तेरे बिना जा रांझण मेरे, कमली हो गई तेरे बिना जा रांझण मेरे। बारिश बरखा सब कुछ बह गई आया नी जिंद मेरे, बारिश बरखा सब कुछ बह गई आया नी जिंद मेरे। अखां दा नूर वेख के, अखां दा नूर वेख के, अखियां जो अंजूर उड़ दे, अखियां जो अंजूर उड़ दे, अखियां जो अंजूर उड़ दे। कोठे उत्ते बह के अखियां मिलाउंदे, ना जाना मैं तू कभी छोड़। तेरे उत्ते मरदा प्यार तैनू करदा, मिलेगा तुझे ना कोई और। तू भी आ सबको छोड़ के, तू भी आ सबको छोड़ के, मेरे अखियां जो अंजूर उड़ दे, अखियां जो अंजूर उड़ दे। पानी दा रंग वेख के, पानी दा रंग वेख के, पानी दा रंग वेख के, अखियां जो अंजूर उड़ दे, अखियां जो अंजूर उड़ दे। दोस्तों, हरीश भिमानी जी हाँ, आवाज के जादूगर हमारे साथ हैं। वैसे तो अगर बात करें तो सबसे पहले तो ये प्रश्न उठता है कि आम बोलचाल और व्यावसायिक तौर पर बोलने में क्या फर्क है? आप विश्वास नहीं करेंगी, यही सवाल मैंने अपनी पहली रिकॉर्डिंग जो करवा रहे थे जी, उन निर्देशक से, प्रोड्यूसर से मैंने पूछा था, क्योंकि मेरे ख्याल से मैं अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था। लेकिन मुझे जिन्होंने भेजा था वो मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऐसे दिग्गज थे कि वो ना नहीं कह पाए। फिर शायद ठीक ठाक उन्होंने निर्देशन अच्छा दिया। उन्होंने मुझे क्या निर्देशन दिया ये भी बता दूं। जी जरूर। वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में थी, उनके जो उत्पाद होते हैं। तो माइक शुरू होते ही, यानी वो टेप शुरू करते तो मेरे आवाज में कुछ टेंशन आ जाती। यूं समझिए कि मैं यही पढ़ रहा हूं कि हाँ आपके ये ओके टेक रोलिंग, मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। ये महाभारत केवल भरतवंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। देखिए मैं ही बोल रहा हूं, वही स्क्रिप्ट है, तो मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमारे अवचेतन में शायद ये कुरेदा हुआ है कि जब कैमरा शुरू हो या माइक शुरू हो तो आपको कुछ कर दिखाना है। आपको कुछ नहीं कर दिखाना है। आपको उस कैमरा को और माइक की उपेक्षा करनी है, इग्नोर करना है। मैं जो हूं सो हूं। मैं समय हूं में मैंने अपनी पिच भी नहीं बदली जी। अपनी पिच जानने के लिए आप केवल ओम इंटोन कीजिए। ओम, ये मेरी पिच है, अपने आप आ जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्रोताओं, आप समझ लीजिए, हमारे बहुत सारे साथी जो इस विधा में जाना चाहते हैं या नहीं भी जाना चाहते हैं, सामान्य तौर पर ओम से आप अपना स्वर समझ सकते हैं कि आपका क्या है, स्तर किस पर है आपका लेवल। मगर वो अंदर से आंखें बंद करके कहिए तो आपको वो पिच आपकी मिल जाएगी जिसके साथ आपका जन्म हुआ है। उसको जानना बहुत जरूरी। याद है ना मैंने कहा लता जी से, मैं एकदम अनायास ही कह बैठा कि आप तो उसी सुर में बोलती हैं जिसमें गाती हैं, इसलिए उनके स्वर में जो सुर हैं वो इतने सच्चे लगते हैं जी। मैं कईयों के गिनवा सकता हूं कि जो नहीं है, गाते अच्छा है लेकिन वो चीज जो हमें लगता है ना, जिसे
एक्स फैक्टर कहते हैं मराठी में, जिसे कहते हैं गळ्यात गांधार है, गले में गांधार है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे हम किसी चीज को समझ नहीं पाते तो ईश्वर मानते हैं जी, सर्वशक्तिमान, बिल्कुल का सही नाम बात दे है। देते हैं। बातें ऐसी रोचक चल रही हैं, लेकिन श्रोताओं हमें लगता है कि हरीश जी यहाँ पर एक गीत हम लोग सुन लें। हाँ, क्यों नहीं। कौन सा आप चाहते हैं? एक बड़ा ही रोमांटिक गाना है लता जी का, जो सेमी क्लासिकल है, और शायद इसी गाने की रिकॉर्डिंग के बाद लक्ष्मीकांत जी ने कहा था कि हम तो 4 आना काम करते हैं, लता जी उसको 16 आना बना देती हैं। सुनो सजना, फिल्म आए दिन बहार के, लता जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। सुनो सजना पपीहने, सुनो सजना पपीहने, कहा सबसे पुकार के संभल जाओ, चमन वालों संभल जाओ, चमन वालों के आए दिन बहार के, सुनो सजना, सुनो सजना। फूलों की डालियां भी यही गीत गा रही है, घड़ियां पिया मिलन की नजदीक आ रही है, नजदीक आ रही है। हवाओं ने जो छेड़े हैं, हवाओं ने जो छेड़े हैं, फसाने हैं वो प्यार के, संभल जाओ, चमन वालों के आए दिन बहार के, सुनो सजना, सुनो सजना। ऐसे देखो मर्जी है क्या तुम्हारी, बेचैन कर न देना तुमको, कसम हमारी तुमको, कसम हमारी। हम ही दुश्मन न बन जाए, हम ही दुश्मन न बन जाए, कहीं अपने करार के, संभल जाओ, चमन वालों के आए दिन बहार के, सुनो सजना, सुनो सजना। में पड़ गए हैं सावन से मस्त झूले, ऐसा समाज देखा राही, भी राह भूले, राही भी राह भूले, कि जी चाहा
गीत सुना हमने और हरीश भिमानी जी हमारे साथ हैं दोस्तों। अगर हम वाचन की दुनिया में जाएं और स्वर की दुनिया में आएं तो मंच संचालन, स्मारक, ऐतिहासिक धरोहरों में बहुत सारे ऐसी आवाजें हमें सुनाई देती हैं श्रोताओं, जिस पर कभी ध्यान नहीं गया होगा। और खास तौर से जैसे कि अगर हम बात करें तो प्रकाश और ध्वनि यानी कि लाइट एंड साउंड, बहुत सारी जगह कार्यक्रम होते हैं, उसमें भी आवाज आती है। तो कुछ तो पता है हमको हरीश जी, आम जनता भी जानती है, लेकिन ये इस विधा में, मतलब इस क्षेत्र में और क्या क्या है, कितनी विधाएं हैं, क्या क्या है? आपने बहुत ही काम की बात पूछी है जी, श्रोताओं के लिए। विशेषकर जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं। जी। देखिए, मैंने क्षेत्र में कहा है, क्षेत्र में नहीं कहा है, हैं? इसलिए मैं क्षमा नहीं चाहता, क्षमा चाहता हूँ। जी, क्षमा मत कीजिएगा किसी को भी, क्योंकि परवाने नहीं है ना, इसलिए जी। क्षमा क्या करूँ मैं। जी। इसकी क्या क्या जरूरतें होती हैं, विधाएं क्या क्या हैं। एक तो है अपना जाना पहचाना रेडियो, जी। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। एक है कमर्शियल्स, जिसे टीवी कमर्शियल्स या रेडियो कमर्शियल्स कहते हैं। उसके बोलने में, आम बोलने में बिल्कुल अंतर होता है। क्या अंतर होता है वो एक सिद्धांत की, थियोरी की बात है। और है प्रॉम्प्ट्स। देखिए, आप फोन उठाइए और वो कहें कि इस समय वो व्यस्त हैं, इसलिए आपको जवाब नहीं दे पा रहे, या आपका उत्तर नहीं दे रहे, आप चाहें तो रुक सकते हैं या बाद में फोन करें। दीज आर कॉल्ड प्रॉम्प्ट्स। अच्छा। इसका तकनीकी नाम है IVR, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। तो इसमें बहुत सारा काम होता है। अच्छा। दुर्भाग्य से उसमें से लगभग 75% काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है। हाँ, वो ये भी बहुत आ गया बुरी बात है। जी, जी। स्वर विश्व पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने धावा बोल दिया है। जी। ये इट्स अ नोट ऑफ कॉशन। जी। एक बहुत बड़ी विधा है। देखिए, स्वर विश्व 2 भागों में बंटा हुआ है। एक है वॉइस ओवर या नरेशन, और एक है डबिंग। जी। डबिंग यानी किसी और के होठों पर आपको बोलना है और वो उसकी जो भावनाएं हैं, उसके जो जज्बात हैं, वो आपको प्रदर्शित करने हैं। बिल्कुल। वो फिल्म हो, कहीं डॉक्यूमेंट्री हो, कहीं कार्टून हो, बहुत सारे। और ये क्षेत्र बहुत, धारावाहिक है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। जी। मैंने कहा ना शुरुआत में, ये जंगल की पगडंडी थी, अभी शाहरा बन गया है। जी, सही बात है। तो डबिंग के लिए आपके आवाज को दमदार होने की कोई जरूरत नहीं है। वॉइस ओवर में दमदार होने की जरूरत इसलिए है कि आप जो भी प्रोजेक्ट है ऑडियो विजुअल, वो आप अपने अकेले कंधों पे उठा के ले जा रहे हैं। जी। आपके ऊपर है। देखिए, डॉक्यूमेंट्री में कहते हैं कि 40% प्रभाव आवाज का है। आवाज तो नहीं कहूंगा, रेंडिशन, आवाज और अंदाज का है। जी। तो वहां आप अकेले पर बहुत सारी जिम्मेदारी है। प्रॉम्प्ट्स में बहुत सारी जिम्मेदारी है। अब ऑडियो बुक्स शुरू हो गई हैं। अभी मैंने एक पूरी की है। एक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। इनके अलावा है एक नई विधा जो पिछले 10-1 सालों में शुरू हुई है, 8-10 सालों में, वो है स्मारक। देखिए, हमारा इतिहास बड़ा व्यापक है, शायद विश्व में किसी का नहीं होगा। अब यूनान का कहें तो क्या यूनानी नहीं रहा जी। यूनान और मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। खैर जी। तो स्मारक हमारे यहाँ सबसे अधिक होंगे, क्योंकि इतिहास लंबा ही नहीं व्यापक रहा है। बिल्कुल। बातें ऐसी रोचक चल रही हैं, लेकिन श्रोताओं, हमें लगता है कि यहाँ पर एक गीत हम लोग सुन लें। हमारी फिल्मों में गजल नाम की नाजनीन को सजाया संवारा तो मदन मोहन जी ने। उन्हीं की एक गजल है जान आरा फिल्म की, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। जो बात कर ले जो बात कर ले तो बुझते चिराग जलते हैं।
दोस्तों, हरीश भिमानी जी हाँ, आवाज के जादूगर हमारे साथ हैं। हरीश जी, जो आप बताना चाह रहे थे। अभी अभी मैंने एक शुरुआती डॉक्यूमेंट्री की हरियाणा के लिए भी पिछले हफ्ते ही। जी। वो डॉक्यूमेंट्री क्या थी कि हरियाणा में 40 स्मारक ढूंढे गए हैं। अच्छा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ढूंढे हैं। अब उसके ऊपर काम होगा। तो ये जो स्मारक हैं, जो लोग वहां देखने आते हैं, मैं अभी भी देखने गया था, विश्व का सबसे ऊंचा पुतला जो है द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जी। केवड़िया गुजरात में, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। जी। मैं सौभाग्यशाली हूं कि उस पर आवाज मेरी ही है। जी हाँ, आपकी आवाज। तो उसमें वो देखते हुए मैं तो बहुत कुछ सीख रहा था कि मैंने सही सोच के ये रफ्तार और ये एक्सप्रेशन रखे थे, क्योंकि वहां 1,500-2,000 लोग बैठे हैं, उन्हें एक बार में समझाना है, जो भी समझाना है, साथ में एंटरटेन करना है। तो इसका लेखन और इसका रेंडिशन, इसका स्वर निरूपण काफी अलग होता है। लेखन भी आपने किया? नहीं, लेखन मैंने नहीं अच्छा, किया था। स्वर निरूपण आपका था। ये इतने बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जी, जी। कि उसमें सारे स्पेशलाइजेशन है। अभी मैं एक बहुत ही रोचक प्रोजेक्ट कर रहा हूं, जी। जहां कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, उस मैदान में 110 एकड़ का मैदान है जी। वहां 27 इंस्टॉलेशंस हो रहे हैं। क्या बात है। वहां मतलब कण्व ऋषि का आश्रम भी एक जगह बनाया जा रहा है, जहां शकुंतला बड़ी हुई। जी। शकुंतला, दुष्यंत, जिनका बेटा भरत, जिससे नाम मिला भारत। जी। फिर अभिमन्यु का चक्रव्यूह, फिर जहां पहला गीता का उपदेश देना शुरू किया, वो वट वृक्ष, ये सारे बनाए जा रहे हैं। क्या बात है। अब इतने स्मारक किस देश के पास हो सकते हैं? 27 में से अभी कुछ 11 हुए हैं, मैंने रिकॉर्ड किए हैं। तो ये रिकॉर्डिंग होती बहुत दिलचस्प है, लेकिन जरा मुश्किल भी होती है। आप अपनी आवाज को दुरुस्त रखने के लिए क्या करते हैं? 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए मैं हर रोज आई लव यू नहीं कहता, यानी कि बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए, वरना आप सेल्फ कॉन्शियस हो जाएंगे। मैं ऐसे 2 नाम दे सकता हूं कि जो कहते हैं कि नहीं, मेरी आवाज बहुत संभालनी पड़ेगी, ये बहुत कीमती है, तो आवाज का लोच कम हो जाता है। आवाज पे ज्यादा ध्यान न दें जब तक कि आवाज में कोई खराबी ना हो। यानी कि अगर तबीयत खराब है लैरिंग्स की, आवाज की, तब तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा जी। वरना ये नहीं कि भाई ठंडा खा ही नहीं सकते, आइसक्रीम का तो स्वाद ही मैं भूल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि इससे गले को लोच मिलता है, तीखा हो, तला हुआ हो, कुछ भी ज्यादती तो मत ही कीजिए। दूसरा ये कि गले की नसों पर अत्याचार मत कीजिए जी। हम वो कैसे करते हैं? अनजाने में करते हैं। बस में बैठे हैं और बात करें, बस एयर कंडीशन नहीं है, खिड़कियां खुली हैं। अब देखिए आपको कैसे बात करनी पड़ेगी, आपको ज्यादा प्रोजेक्शन देना पड़ेगा जी। मैं अगर किसी गाड़ी में हूं, ट्रेन अपने कार में, हाँ। और अगर उसकी खिड़कियां खुली हैं, हाँ। कांच खुले हैं, तो मैं बात नहीं करता। अच्छा। जहां तक हो सके जी। क्योंकि उससे आपके गले को स्ट्रेन पहुंचता है। जैसे कि आज से समझिए 20-25 साल पहले अगर आप नाटक करते, आजकल तो नाटक के लिए यहाँ माइक आ गए हैं, हाँ। पहले नहीं थे जी। तो आपको आखिरी सीट के लिए बोलना पड़ता था जी। तो उसमें आपका गला जरूर खराब होता, थ्रो होता था। तो ये 2-3 चीजें होती हैं। हाँ, एक है कि आवाज सबसे अच्छी होती है जब आपको अच्छी नींद मिली है। नींद बहुत जरूरी है। अब मेरी रिकॉर्डिंग्स इतनी ज्यादा हो रही हैं, आज भी इतनी हैं, कि मैं दोपहर ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट, आधा घंटा एक सो लेता हूं, तो आवाज रिवाइव हो जाती है। हरीश जी, यहाँ पर एक गीत हम लोग सुन लें। और एक गीत, भाई मैं तो साहिर साहब का परस्तार हूं। एक गीत है जो इतना ज्यादा मशहूर तो नहीं हुआ है, बहुत सुंदर, लेकिन उसकी एक पंक्ति ने मुझे इतना मुतासिर कर दिया, इतना प्रभावित कर दिया कि मैं बार बार सुनकर ये सोचता हूं कि ये पंक्ति साहिर लुधियानवी के अलावा कोई लिख ही नहीं सकता था। ऐसी बातें न करो जिनका यकीन मुश्किल हो,
ऐसी तारीफ को नियत का खलल कहते हैं। अब कौन लिख सकता था नियत का खलल कहते हैं। फिल्म त्रिशूल का आपकी महकी हुई जुल्फ को कहते हैं घटा। लता जी और यसुदास। आपकी महकी हुई जुल्फ को कहते हैं घटा, आपकी मद भरी आंखों को कवल कहते हैं, आपकी मद भरी आंखों को कवल कहते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं तुमको हंसी लगती हूँ, इसको चाहत भरी नजरों का मल कहते हैं, इसको चाहत भरी नजरों का मल कहते हैं। एक हम ही नहीं, एक हम ही नहीं, सब देखने वाले तुमको संगे मरमर पे लिखी शोख गजल कहते हैं, संगे मरमर पे लिखी शोख गजल कहते हैं। ऐसी बातें न करो, ऐसी बातें न करो जिनका यकीन मुश्किल हो, ऐसी तारीफ को नीयत का खलल कहते हैं, ऐसी तारीफ को नीयत का खलल कहते हैं। आपकी मद भरी आंखों को कवल कहते हैं, इसको चाहत भरी नजरों का मल कहते हैं। मेरी तकदीर के तुमने मुझे अपना समझा, मेरी तकदीर के तुमने मुझे अपना समझा, इसको सदियों की तमन्ना का फल कहते हैं, इसको सदियों की तमन्ना का फल कहते हैं, इसको सदियों की तमन्ना का फल कहते हैं। आपको वॉइस ओवर के लिए नेशनल अवार्ड मिला है और कागज पर लिखी चंद लाइनों को आप पढ़ते नहीं हैं, बोलते हैं, बल्कि उसमें जान डाल देते हैं। मैं ये कहता हूं कि मैं बोलता नहीं, मैं कहता हूं जी। ये तो चलिए आप करते हैं और आपने उसके लिए बहुत तपस्या की है और बहुत क्या कहना चाहेंगे कि क्यों ऐसा हुआ? ये है सतर्कता, मेटिकुलसनेस बोलने के लिए। वैसे तो हर चीज में, लेकिन बोलने में ज्यादा मैं कॉन्शियस रहता हूं केवल इस बात का कि क्या जो लिखा है और जिस तरह लिखा है क्या वो मैं संप्रेषित कर पाता हूं। मैं आपको एक छोटा अनुभव बताऊं। मैं पहली बार रिकॉर्डिंग करने गया, मैंने कहा था कि किसी मार्केटिंग दिग्गज ने मुझे भेजा था, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा जी। सब हो गया उसके बाद मैंने कहा सर प्रोफेशनल वॉइस यानी क्या, व्यावसायिक स्वर यानी क्या? तो वो थोड़े उखड़ से गए क्योंकि मुझे पे करना पड़ा था और मैं नया सा था और मेरे ख्याल से अच्छा नहीं किया था। तो उन्होंने कहा जिसको बोलने के लिए पैसे मिलते हैं वो व्यावसायिक स्वर, मैं सुबह से शाम बोलता हूं, मुझे कोई कुछ नहीं देता, मैंने तुम्हें पेमेंट किया कि नहीं? मैंने कहा जी सर, लेकिन क्या अंतर? तो कहा देखो उसमें अंतर ये है कि तुम्हारे सामने कुछ लिखा हुआ आया है और तुम वो शब्द पढ़ते हो, कोई भी पढ़ सकता है। किसी की आवाज अच्छी है तो कहते हैं कि हाँ ये सुनना जरा अच्छा लगता है जी। लेकिन अच्छा वो होता है जो सिर्फ शब्द नहीं पढ़ता। उन्होंने कहा था डोंट जस्ट रीड वर्ड्स और लाइंस, रीड बिटवीन द लाइंस, यानी कि शब्दों को ही नहीं उस कथन के भावार्थ को उजागर करो। और फिर एक ही वाक्य में समझा दिया कि जो तुम्हें स्क्रिप्ट दी गई है कागज पे उसमें तुम वैल्यू ऐड करो। यू ऐड वैल्यू व्हेन यू स्पीक, तब तो वो तुम्हारी कोई उपलब्धि है, वरना नहीं है। तो एक ही स्क्रिप्ट जब दो अलग अलग लोग पढ़ते हैं तो उसके अंदाज में कहीं कहीं फर्क होता है। फर्क आता है जी। तो मुझे हर बार ये लगता है अभी भी कि मैं कर रहा हूं, कर पाऊंगा, कर रहा हूं, और
केवल मैं वो देखता हूँ। अभी मैंने एक फिल्म की है, जी बंगाल 1947, जी और मैं देखने गया था बहुत डरते हुए कि कैसा होगा, क्या होगा। जी शुरुआत से अंत तक है उसमें सूत्र संचालन, उसका मतलब स्वर सूत्र है, सबसे लंबा है उसमें आप, काफी लंबा है। काफी लंबा है जी। तो उसकी क्लाइमैक्स आते आते वो मुझे कोई 3 4 5 बार करना पड़ा, मतलब उसमें चेंजेस आए। जी। उन्होंने कहा ये नहीं, ये शब्द नहीं, अब सेंसर ने ये कहा ये नहीं, तो 4 5 बार हुआ। तो मेरा जो रिकॉर्डिस्ट था, तो उसने कहा ये क्या बार 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 बार, एक बार नहीं कहते, इस तरह से करते हैं। मैंने कहा देखो, मैं तो इसको अवसर मानता हूं कि कुछ त्रुटि रह गई हो, कुछ खामी रह गई हो जज्बात में, उसके निरूपण में, तो मौका है। तो कहा वो आप भी जाने। और मैंने वो देखा, मैंने कॉन्शियसली कहा, मैंने कहा कि ये यहाँ मतलब बांग्लादेश और भारत के बारे में था। तो मैंने कहा यहाँ ये सब पृष्ठभूमि में चल रहा है, वो मैंने इमेजिन करके, कल्पना करके मैं उस तरह बोला था, और वो भी कंट्रोल्ड, क्योंकि जो नरेटर है उसे थोड़ा अपने आप को नियंत्रण में रखना है, उसका हिस्सा नहीं बन जाना। तो मुख्तसरन कहूं, संक्षेप में, तो केवल शब्द पढ़ें नहीं, बोले नहीं, बताएं। क्या बताएं? जो लेखक ने कहने की कोशिश की है। बहुत खूब। कितने वर्षों का आपका अनुभव है इस इंडस्ट्री में, या जो वॉइसिंग की बात आप कर रहे हैं? 47 वर्षों का अनुभव, और करीब 27,500 रिकॉर्डिंग्स करने वाले व्यक्ति जो हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं, हरीश भिमानी जी। श्रोताओं, हम उन दोस्तों के लिए कह रहे हैं जो इस दुनिया में आना चाहते हैं, और आज भी अभी जिस फिल्म की आपने चर्चा की और उसके लिए आपने जितनी बार रिकॉर्डिंग करवाई गई, रीटेक हुआ, उसको भी आपने एक अवसर माना, ये हम सब के लिए बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ी बात है। ये आप जैसे लोगों से जब बात करते हैं तो हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और श्रोताओं को भी ज़रूर मिल रहा होगा। ये बहुत बड़ी बात है सर। तो हम इस पर बात करेंगे, उसके पहले हरीश जी अगर एक गीत सुन लें तो अच्छा रहेगा। हाँ जी, क्यों नहीं। कौन सा आप चाहते हैं? एक गीत है फिल्म सावन की घटा का, होठों पे हंसी, आंखों में नशा, कुछ कुछ याद दिलाता है फिल्म कश्मीर की कली का दीवाना हुआ बादल की। इसकी खास बात यह है कि ये गीत लिखा गया, रिकॉर्ड हुआ, मशहूर हुआ, पर फिल्म में शामिल नहीं हुआ, या शायद फिल्म आया ही नहीं गया। होठों पे हंसी, आंखों में नशा, पहचान है मेरे दिल भर के। जब डाली नजर दिल मोह लिया, क्या बात है इस जादूगर की। होठों पे हंसी, आंखों में नशा। मुझे पागल कर दे, तन में मन में शोले भर दे। जब चाहे मुझे पागल कर दे, तन में मन में शोले भर दे। हर एक कदम प्यारी प्यारी, ऐसे तो मैं दिल हारी, क्या बात है इस जादूगर की। होठों पे हंसी, आंखों में नशा।
प्यार भरे दिल मिल तो गए, तुमने जो मुझे पहचान लिया। दो प्यार भरे दिल मिल तो गए, माना के बहुत मुश्किल से मिले, फिर भी अपनी मंजिल से मिले। माना के बहुत मुश्किल से मिले, फिर भी अपनी मंजिल से मिले। है दिल को मेरे तेरी ही लगन, ऐ रूह चमन ये तेरा बदन, तस्वीर है संगे मरमर की। होठों पे हंसी आंखों में नशा, पहचान है मेरे दिलबर की। जब डाली नजर दिल मोह लिया, क्या बात है इस जादूगर की। होठों पे हंसी आंखों में नशा। आमतौर पर लोग बोलने में क्या गलती करते हैं हमारे देश में, खास तौर से क्या ध्यान नहीं देते या क्या वजह है इसकी, क्या लगता है आपको? हाँ, मुझे कई बार ये प्रश्न मुझसे पूछा गया है जी, और मैंने ये ऑब्जर्व किया है, निरीक्षण है मेरा जी, कि विशेषकर हमारे देश में, जैसे कि आपने पूछा, हम अपना बातचीत में वाक्य पूरा नहीं करते। अब देखिएगा जी, आगे, देखा मैंने कहा आप देखिएगा आगे, वाक्य पूरा हो गया, मैं दूसरे वाक्य पर चला गया। जी, मैंने ये नहीं कहा कि आगे आप जरूर देखिएगा कि किस तरह लोग वाक्य पूरा नहीं करते। जी, अरे हमारे यहाँ ये हालत है कि अगर कोई पूरे वाक्य करके बातचीत करे तो गर्दनें मुड़ जाती हैं कि ये कौन बोल रहा है, और फिर तारीफ झूठी होती है कि आवाज बहुत अच्छी है इसकी। जैसे कहते हैं ना, मोहम्मद रफी की क्या आवाज है, अल्लाह की देन है। लता मंगेशकर की, आशा भोसले की क्या आवाज है। वो आवाज नहीं है केवल, आवाज और उसका उपयोग ऐसा है जो वो प्रभाव पैदा करता है जो आपको सम्मोहित कर देता है। जैसे उच्चारण के बारे में कहा जाता है, और जो बिल्कुल सच है, कि सही उच्चारण, शुद्ध उच्चारण ध्यान आकर्षित करता है जी, और सकारात्मक ध्यान आकर्षित करता है। अब उच्चारण कैसे सुधारना, यह और बात है। कैसे? देखिए, जहां तक हिंदी का सवाल है जी, या किसी और भारतीय भाषा का सवाल है, मैं एक सिद्धांत मानता हूं कि मेरी मातृभाषा, आपकी मातृभाषा, किसी और की मातृभाषा है संस्कृत। जी, ठीक है, कोई पंजाबी है, बिल्कुल, कोई बिल्कुल। गुजराती है, बंगाली है, जैसे बंगला संस्कृत के और नजदीक है, बहुत नजदीक है। जी, हिंदी है। तो अगर आप संस्कृत का एक श्लोक, कितना, एक हफ्ते में, अगर आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आसान नहीं है एक हफ्ते में संस्कृत के एक श्लोक का सही उच्चारण कर पाना, सही उच्चारण सही रिदम के साथ, तो आपका किसी भी भाषा में सही होगा। जहां तक हमारे लिए उर्दू का सवाल है, क्योंकि हमारी हिंदुस्तानी में बहुत सारे उर्दू अल्फाज हैं, तो उसका पहला रास्ता तो यह है कि आप उर्दू पढ़ना सीखिए। मुश्किल नहीं है। जी, बिल्कुल। जहां तक अंग्रेजी का सवाल है, अंग्रेजी में एक अच्छी बात यह है कि उसका उच्चारण विज्ञान एक बनाया हुआ विषय है, उसको कहते हैं फोनेटिक्स, और उसमें रूल्स हैं, उसमें डिक्शनरीज हैं, उसमें शब्दकोश हैं। इंग्लिश प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी एक ऐसी डिक्शनरी है जिसमें शब्दों के अर्थ हैं ही नहीं, जी, केवल उच्चारण है, और वो उच्चारण क्या है वो जानने के लिए आपको एक अलग 12 खड़ी सीखनी पड़ेगी, जी, जिसको 1 दिन लगता है, 2 दिन लगते हैं। मैं 1 घंटे में सीखा था। मुझे तो बहुत ही आसान लगा था। जी, लेकिन उसका प्रशिक्षण लेने के बाद आप जानबूझकर गलत उच्चारण कर नहीं सकते। इतना ही नहीं, अगर आपका उच्चारण गलत हो रहा है तो आपको कुछ लगेगा कि कुछ मैं गलती कर रहा हूं। तो उच्चारण शुद्धि बिल्कुल ही संभव है, जी। काम करना पड़ेगा। आपको अपनी आवाज से कितना प्यार है? मेरा ऐसा ख्याल है कि जब अपनी आवाज के साथ या अपने मुख्य संसाधन के साथ
किसी और क्षेत्र में प्यार हो जाए, इंग्लिश में कहते हैं इफ यू आर इन लव विथ योर ओन वॉइस यू आर गोइंग टुवर्ड्स योर एंड, वो खतरे की निशानी है। नहीं, मुझे ऐसा कुछ मतलब अच्छी ऐसी कोई नहीं लगती आवाज। आपको बराबर प्रतिदिन हमें लगता है निखार और चाहते हैं कि ये और बेहतर कर सकता था, ये वो बराबर तो खैर रहता है ही, आपको? लेकिन नहीं, कुछ कुछ हैं जो सुननी अच्छी लगती हैं। जैसे मैंने लैंडमार्क रिकॉर्डिंग्स कहें तो मैंने एक संस्कृत में डॉक्यूमेंट्री की है, अच्छा। और एक जर्मन फिल्म मेकर ने बनाई। मैंने संस्कृत में रिकॉर्डिंग्स बहुत की हैं, कोई जी। 37 तो सिर्फ एल्बम्स की हैं, म्यूजिक एल्बम्स होती ना, गायत्री, महामृत्युंजय मंत्र, गणेश, लक्ष्मी नारायण, बहुत सारे। आप गा भी लेते हैं? नहीं, उनके इंट्रोडक्शन किए हैं मैंने, उनके परिचय। नहीं, हमको लगा कि अगर आप गाते हो तो एक गाना सुनाएंगे आप कुछ। मैं कई सुनाता हूँ, मुझे अच्छा। मुझे बहुत लोगों ने ऐसा कहा है, तो मैंने एक बार स्टेज से कहा, जी। मतलब अब लता जी जरा खुश हुई होंगी, मैंने जाके कहा, और कुछ ऐसे मंच थे जी। कि वहां आवाज ऐसे निखर के आती है, जैसे सिडनी ओपेरा हाउस, वहां किया है हमने। अरे वहां तो माइक छोड़ने को मन नहीं करता। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हरीश जी आप गाते क्यों नहीं, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं हो। मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल सुर नहीं है, मैं बोलता सुर में हूं, ये मुझे पता है, और वही सुर लेके चलता हूं। तो फिर एकदम से मुझे किसी ने बुलाया, अरे स्टेज पर जाना है तुम्हें, तो मुझे कुछ सूझा नहीं। तो मैंने, ये सच बात है, दुबई में हुआ था जी। तो मैंने कहा मुझसे कुछ अच्छे लोग ऐसा कहते हैं कि आपकी आवाज इतनी अच्छी है, आप गाते क्यों नहीं। तो मैंने कहा मैं क्यों गाऊं, जब मेरे 2 वाक्य कहने पर देश के बड़े से बड़े गायक गा सकते हैं, तो मैं क्यों गाऊं। क्या बात है। तो हरीश जी, बातें तो ऐसी चल रही हैं और श्रोताओं, हमें लगता है कि यहाँ पर एक गीत हम लोग सुन लें। चलिए, गाना नहीं, एक घटना सुनाता हूं। एक्चुअली ये शब्द मेरे नहीं, मन्ना दा के हैं। जब इसी गाने का जिक्र उनके साथ हुआ था तो उन्होंने कहा, अरे हरीश ये गान नहीं है, ये तो एक घटना है। और ये बाबा, किशोर के साथ रिकॉर्डिंग करना वो बहुत मुश्किल है, और रिकॉर्डिंग के साथ साथ पता नहीं क्या षड्यंत्र करता रहता है। एक टेक में एक गाएगा, दूसरा टेक में दूसरा गाएगा, बाकी सब बदल देगा, फिर बोलेगा ये रिकॉर्डिंग नहीं चली, दोबारा रिकॉर्डिंग करेगा। अरे ये जो गाना है ना, एक चतुर नार करके सिंगार, उसको 10 साढ़े 10 घंटा लग गया था रिकॉर्ड करते हुए। लेकिन आहा, किशोर कमाल का आर्टिस्ट। और मैंने कहा, आप मन्ना दा, आप जैसा कौन। तेरे ले लो, तेरे ले लो, तेरे ले लो, तेरे लो, तेरे दो, तेरे ले। यक चतुर नार करके सिंगार, यक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात। अरे चतुर नार करके सिंगार, बरसा गग गरिता दरस ददप पर दर कर ददप बाबा कर। चतुर नार करके सिंगार। थम, अयो थम, अरे थम थम थम, रोक। अम्मा नम 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 बला 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 रे, बला 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 रे, बला 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 रे। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में हंसत जात, हम हंसत जात। अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार। तू क्यों थी रे, तू क्यों गोरी, ज्ञान तेरे कर लाख लाख दुनिया चतुराई, चुटकी कर दूंगा मैं उसकी अब के जो आवाज लगाई, चुटकी कर दूंगा
तज्जम तकजम तकनम तकदम तत्तितंकित तकतिरिकित तज्जम तकजम तकनम तकदम तत्तितंकित तकतिरिकित तज्जदि तदन तज्जनु तदनु तज्जिनि तदिनि तज्जनु तकित तरित दनत दनुत दिमित तकतिरिकित तम तकतिरिकित तम के बुद्धन चीर भी चक्कर धड़ के बुद्धन चीर भी चक्कर खाने कुछ कुछ के कुछ कर खाने कुछ कुछ के कुछ कर चीट के तोरे मन मत कर चीट के तोरे मन मत कर सब चले गए चितागुड़ चिटिंगी चितगुड़ कैसे कुछ खाए हाय हाय जा रे खागा का क्यों शोर मचाए उस नारी का दासन बन जो राह चलत को राह भुलाए काला रे जा रे खारे नाले में जाके तू मुंह धो के आ काला रे गारे ये गड़बड़ जे गारे ये सूर बदल गारे ये हमको भटका दिया गारे ये सूर किधर जी ये सूर ये इन्ना आया है तो ये कचतुर नार हम छोड़ेगा नहीं जी ये कचतुर नार हम पकड़ कर रखेगा जी मेरे मन के द्वार ये घुसत जात हम मरत जात अरे चतुर नार करके सिंगार। हरीश जी, आपको जब स्क्रिप्ट मिलती है, आलेख जब मिलता है, तो उसको बोलने से पहले आप क्या तैयारी करते हैं? क्योंकि कुछ लोग कॉमा लगाते हैं, कुछ लाइन लगाते हैं अपने उसके लिए कि कहाँ कहाँ उनको क्या पॉज देना है। आप खुद क्या करते हैं? मैं पहले ऐसा करता था जी। वैसे मेरी तरह तरह के साइंस हैं, वो करता था। अब कुछ नहीं करता। दो चीजें, और उसका कारण है, एक है कि अगर स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लिखी गई, अच्छी नहीं लिखी किसको बोलता हूं मैं, जिसका फ्लो प्राकृतिक सा, नेचुरल सा नहीं है, तो वो निशान बनाने में शुरू कर देता हूं। और वो ऐसे सटीक निशान है कि किसी को पता नहीं चलेगा कि ये निशान बनाए हुए हैं और वो देख के बोल रहा है। कहाँ वहां जाने से पहले तो ऐसे निशान अलग से होगा। लेकिन सबसे अच्छा वो होता है मेरा रेंडिशन, मेरी रिकॉर्डिंग। मैं आमतौर पे स्क्रिप्ट पढ़ता नहीं हूं, सीधे रिकॉर्डिंग पे। क्यों? इसका भी एक लॉजिक है, तर्क है कि मैं कुछ पहली बार पढ़ता हूं। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, पहली बार पढ़ता हूं तो मुझे वो बहुत रोचक लगती है, तभी तो मैं पढ़ रहा हूं। मगर जब मैं वही दोबारा पढ़ता हूं, मैं हर किताब 2 बार पढ़ता हूं, मैं हर फिल्म 2 बार देखता हूं। हाँ, जी। तो दूसरी बार मुझे इतनी रोचक तो नहीं लगती ना। तो मैं अगर स्क्रिप्ट पहले 2-3 बार पढ़ लूंगा तो चौथी बार जब पढ़ूंगा तो मुझे रोचक नहीं लगेगी, तो सुनने वाले को खाक लगेगी। क्या बात है। मगर इतनी शर्त है कि उसका वाक्य विन्यास, आपने कितना अच्छा कहा, सिंटैक्स जी, और उसकी वर्तनी, स्पेलिंग्स सही होने चाहिए, तब पढ़ने की जरूरत नहीं। अंत में मैं वो कहना चाहूंगा जो मैंने नहीं, शेक्सपियर ने कहा है, लेकिन मैंने आत्मसात किया है। किंग लियर नाम का नाटक, उसमें उनका एक छोटा वाक्य है। राजा अपनी बेटी से कहता है, मेंड योर स्पीच अ लिटिल लेस्ट इट मे मार योर फॉर्च्यून्स। अपना बोलना सुधारो वरना संपत्ति खो बैठोगी। मैंने उसका अनुवाद किया है, मेंड योर स्पीच अ लिटिल लेस्ट इट मे मार योर फॉर्च्यून्स। सुधार अपनी जबान, संवार अपना जहान। सुधार अपनी जबान, संवार अपना जहान। क्या बात है। किस तरह से आपने इस पंक्ति को, या यूं कहें कि जब आपने इसका अनुवाद किया तो अपने ही अंदाज में इसमें जान डाल दी। जी हाँ, बहुत कुछ सीखा हमने आपकी इस बातचीत से। मिमिक्री आप बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, व्याकरण की शुद्धता आपसे सीखनी चाहिए, उच्चारण आपका स्पष्ट। भाषा कोई भी हो, जब आप बोलते हैं तो लगता है यही आपकी मातृभाषा है। दोस्तों, ये सब एक दिन में नहीं होता है। हरीश जी की जितनी बातचीत है और जो ये काम करते हैं, वो किस तरह से एक सिस्टम के तहत करते हैं, और आज भी किसी भी बातचीत के लिए या किसी भी रिकॉर्डिंग के लिए बहुत मेहनत करते हैं, होमवर्क करते हैं। जी हाँ, होमवर्क का कितना महत्व है, अभ्यास का क्या महत्व है, ये सब हम सब के लिए सीखने वाली बात है। एक मकाम पर पहुंचने के बाद ऐसा लगता है कि हम किसी भी काम को बहुत अच्छे से अंजाम दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हरीश जी से बातचीत करने के समय हम आपको बताएं, व्यक्तिगत तौर पर
मैंने भी बहुत कुछ सीखा और तभी कोई बात एक चरम तक पहुंच पाती है, एक सफल चीज बनकर निकलती है। तो ऐसे चलते फिरते संस्थान हमको बहुत कुछ सिखा जाते हैं। हरीश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध लेखक एवं वॉइस ओवर कलाकार हरीश भीमाणी से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। यादों का सिलसिला।